इमेजिन करिए कि दुनिया की 10% बायोडायवर्सिटी को अपने अंदर धारण किए हुए तथा वर्ल्ड के किडनी और फेफड़े कहे जाने वाले अमेजोन रेन फॉरेस्ट नष्ट हो जाते हैं, तो इसका इंपैक्ट बस ब्राजील पर नहीं पड़ेगा। इसका इंपैक्ट ग्लोबली होता है और पूरे ह्यूमंस को यह प्रभावित कर सकते हैं। इवन वर्ल्ड में क्लाइमेट पैटर्न, वर्ल्ड में रेनफॉल पैटर्न और वर्ल्ड में एग्रीकल्चरल जो पैटर्न है ये भी चेंज हो सकता है, ये भी ट्रिगर हो सकता है और इसके इतने बड़े नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं कि साइंटिस्ट ने इसको लेकर वार्न किया है कि भाई जल्दी से जल्दी ये जो अमेजोन में डिग्रेडेशन हो रहा है इसको नियंत्रित करना चाहिए, और यदि इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो भले ही आपने डिफॉरेस्टेशन को यहां पर कंट्रोल कर लिया है, बट डिग्रेडेशन भी अमेजोन को उससे ज्यादा हद तक हानि पहुंचा सकता है जितना कि डिफॉरेस्टेशन, उससे ज्यादा। मैंने उतना ही नहीं बोला। क्या है पूरा पूरा इशू, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिएगा, दिस टॉपिक इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कार्बन सिंक, एल नीनो, अमेजोन बेसिन, जो रेड प्लस के बारे में आप पढ़ते हो और डेटर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, वहां के सिनेरियो से। सेकेंड पॉइंट है एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, जीएस पेपर 3 के सिनेरियो में। ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिनेरियो में आप इसका एग्जाम्पल पुट कर सकते हो, ये पूरा सिनेरियो पुट कर सकते हैं। डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसे टॉपिक आता है, उसके सिनेरियो में भी आप इसको समझ सकते हैं। एक्चुअली में याद रखिएगा कि क्रमवार तरीके से यदि हम समझें तो देखिए, अमेजोन रिवर का ये दृश्य है जहां पर हजारों की संख्या में ये मछलियां डेड पाई गई हैं। इसका मेन कारण क्या है कि अमेजोन के आसपास, अमेजोन रिवर के आसपास बसे हुए जो सेल्वास वन है, जिनको हम सामान्यतः अमेजोन का नाम देते हैं, यहां पर या तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यहां पर इल्लीगल माइनिंग हो रही है। इन सभी कारणों से एक्चुअली में अमेजोन का जो वन क्षेत्र है ये कंटिन्यूसली सिकुड़ता जा रहा है, कंटिन्यूसली ये डिग्रेडेड होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए प्रयास नहीं किया गया, ठीक है, इसके लिए बहुत प्रयास किए गए। जैसे कि यहां पर जब लूला दा सिल्वा की गवर्नमेंट आती है तो लूला दा सिल्वा की गवर्नमेंट ने वनों की कटाई पर कंप्लीट बैन लगाया। 2023 की यह बात है कि इन्होंने डिफॉरेस्टेशन पर कंप्लीट बैन लगाया। और यदि 2026 की आप बात करें तो 2026 का डेटा यह कहता है कि बीते हुए 2015 से लेकर 25 तक के डेटा के अकॉर्डिंगली 2026 में वनों में या फिर अमेजोन वन की सबसे कम कटाई हुई है। यानी कि लूला दा सिल्वा गवर्नमेंट के आने के बाद से 50% डिग्रेड हुए हैं या फिर 50% डिफॉरेस्टेशन कम हुआ है, जो कि बोल्सोनारो की गवर्नमेंट में यानी कि 2019 से 22 के बीच में यहां पर बहुत वीक हो गया था, बहुत एक्सट्रीमली डिफॉरेस्टेशन देखा गया था, जिसके कारण वर्ल्ड वाइड लेवल पर या फिर ग्लोबल लेवल पर यह चिंता जताई जा रही थी कि क्या ब्राजील अमेजोन को बचा पाने में असमर्थ है। सबसे पहले बेसिक से यदि हम स्टार्ट करें तो याद रखना कि जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ये अप्रोक्सीमेटली 9 कंट्रीज में फैला हुआ है, जिसमें ब्राजील में सबसे ज्यादा है। दैट इज व्हाई मेनली मैं ब्राजील का नाम ले रहा हूं। 60% के अप्रोक्सीमेट ये फैला हुआ है। पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये कंट्रीज है। इसको कार्बन सिंक कहा जाता है क्योंकि एक्चुअली में जब इतने सारे पेड़ पौधे एक साथ फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करते हैं, जिसमें कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। सो एक्चुअली में वर्ल्ड में जितना भी क्लाइमेट चेंज, जितना भी ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये मेनली हो रहा है कार्बन की मात्रा बढ़ने के कारण। और मेनली यही बोला जाता है कि आप कार्बन इमिशन को कंट्रोल करें। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जिन्होंने ये बात कही है कि भाई यदि पृथ्वी पर मानव मानव के जैसे रहना चाहता है तो वो बस एक काम करे कि वर्ल्ड में जितने भी सदाबहार वन हैं, जितने भी रेन फॉरेस्ट एरिया हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, वो उनको हाथ न लगाए। ये कहने का साफ मतलब ये था कि यदि हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, यदि हम कार्बन इमिशन कर रहे हैं, तो ये जो प्लांट्स हैं, ये जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट और कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, सुंदरवन रेन फॉरेस्ट जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, ये एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कार्बन को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इनहेल करके अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं। बट जब भी इन प्लांट को कट किया जाता है, इन वेजिटेशन को कट किया जाता है, तो इनमें डीकंपोजिशन की प्रोसेस होती है। ड्यू टू डीकंपोजिशन की प्रोसेस आप देखोगे कि भाई साहब डीकंपोजिशन में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये रिलीज होना चालू हुई।
कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने के कारण धीरे धीरे वातावरण में यानी कि कार्बन रिलीज हुई। बेसिकली इन्होंने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर कर एक कंपाउंड बनाया जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो असल में हर साल ये 2 बिलियन टन जो CO2 है ये एब्जॉर्ब करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण बफर ये होता है। बट यदि इनको काट दिया जाए तो यही जो कार्बन सोर्स है ये कार्बन सिंक में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि ये ग्लोबल वार्मिंग को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। यदि ये कट रहे हैं तो इन पर डिपेंडेंट जो वर्ल्ड की 10% बायोडाइवर्सिटी 10% जो प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं, और 40,000 से भी ज्यादा जो प्लांट स्पीशीज यहां पर रह रही हैं, 3 मिलियन एनिमल स्पीशीज यहां पर रह रही हैं, इन सभी का जो जीवन है ये खतरे में आ सकता है। यानी कि इन सभी पर एक प्रकार से खतरा मंडरा सकता है। और ये खतरा क्या होगा कि जब इनका नेचुरल हैबिटेट लॉस हो जाएगा, इनका जो भोजन है, फूड है, ये लॉस हो जाएगा, तो या तो ये माइग्रेट कर जाएंगे, और यदि ये माइग्रेट नहीं कर पाए तो इनको भोजन की अनुपलब्धता के कारण इनकी डेथ हो जाएगी। भूख के कारण इनकी डेथ होने पर इनकी बॉडी का भी डिकम्पोजिशन होगा। तो इनकी बॉडी में स्टोर जो कार्बन है, हमारी बॉडी में भी कार्बन स्टोर होता है, ये कार्बन भी रेज होना चालू होगा और ये भी वातावरण में जाकर एक्चुअली में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी बढ़ाएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि ऑलरेडी इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो डिक्लेयर किया ही गया है। मतलब कि यहाँ पर जो प्राकृतिक आवास थे प्राणियों की, और साथ में जो यहाँ पर प्लांट स्पीशीज थी, वेजिटेशंस थी, ये ऑलरेडी नष्ट होने की कैटेगरी में तो है ही। अमेजोन रिवर पर भी खतरा आ सकता है क्योंकि डिस्चार्ज के आधार पर ये दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है और दुनिया के ओशंस में पहुंचने वाली सभी फ्रेश वाटर का अप्रोक्सीमेटली 20% अकेला ये वहन करती है। क्यों करती है? क्योंकि अमेजोन रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है और जितने भी रेन फॉरेस्ट होते हैं ये एक्चुअली में जो रेन है या फिर जो वर्षा है इसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस वर्षा को आकर्षित करने के कारण ही एक्चुअली में यदि आप देखोगे तो यहाँ पर इस नदी में जो जल धारण क्षमता है ये बहुत ज्यादा होती है और यही कारण है कि यहाँ पर जो रिवर बायोडाइवर्सिटी है ये भी बहुत ज्यादा एनहांस देखने के लिए मिलेगी। अमेजोन रेन फॉरेस्ट की अमेजोन रिवर ही वो रिवर है जहां पर वर्ल्ड फेमस एनाकोंडा यानी कि सांप की सबसे बड़ी प्रजाति आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। यहां पर जो अमेजोन है ये पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन का जो उत्पादन है ये करते हैं और साउथ अमेरिका में रेनफॉल का पुनर्चक्रण यानी कि जो रेन पैटर्न है ये चलाते हैं, जिससे सीधे तौर पर इंडियन ओशन मॉनसून ये प्रभावित होता है। और नो डाउट कि एक्चुअली में इसका असर इंडिया पर भी होता है। यदि इंडिया में जो रेनफॉल पैटर्न है ये बहुत अच्छा है, इंडिया में यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है तो इसका इंपैक्ट, इसका जो कनेक्शन है ये कहीं ना कहीं अमेजोन रेन फॉरेस्ट से देखने के लिए मिलेगा। कैसे कि प्रेजेंट टाइम में यदि आप देखो तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है और अभी मई माह है और मई माह का मिड है, इवन अभी तो हम लास्ट में आ गए हैं। तो इस समय जब इतनी भयानक हमको गर्मी लग रही है तो सोचिए कि आगे आने वाले समय में जून जुलाई में क्या हश्र होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कंटिन्यूसली जो फॉरेस्ट हैं इसको डिग्रेडेट कर रहे हैं, इसको हम इसकी हम कटाई कर रहे हैं या फिर इसमें हम आग लगा रहे हैं किसी ना किसी कारण से। जब हम फॉरेस्ट को आग लगाते हैं या फिर जब वेजिटेशन नष्ट होती है तो याद रखना कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है इससे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। यही वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। तो याद रखना है कि इसी को कहा जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी कि अमेजोन ना केवल साउथ अमेरिका के लिए सहारा है बल्कि ग्लोबल रेनफॉल पैटर्न, कार्बन बजट और साथ में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को भी ये नियंत्रित करता है और बहुत सारी ऐसी अदर ज्योग्राफिक कंडीशंस होती हैं जिनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां पर याद रखना इसका मेन कारण क्या है। जैसे वनों की कटाई, इसका कारण क्या था ना, यानी कि प्राइमरी कारण एक तो जो कैटल रैंचिंग था यानी कि पशुपालन करने के लिए 80% ऑफ डिफॉरेस्टेड लैंड को पेस्चर में बदला गया था। यहां पर जो सोया फार्मिंग एंड माइनिंग है यानी कि ग्लोबल कमोडिटी डिमांड डिफॉरेस्ट क्लियरिंग को ये बढ़ाती थी। ये रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ये सब किया गया था। अब जब ये सब कुछ डिफॉरेस्टेशन दिख रहा था तो फिर पॉलिसीज कैसी आई गवर्नमेंट की, यानी कि 2004 से 2012 के बीच में आप देखोगे कि ये डिफॉरेस्टेशन अपने एक्सट्रीम लेवल पर था। लगभग 27,000 किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर के अकॉर्डिंगली यहां पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। 2019 से 2020 के बीच में जो बार्सोनारो की सरकार थी, यानी कि यहां के प्रेसिडेंट थे बार्सोनारो,
इनका इन्होंने बहुत सारे लॉ एंड रेगुलेशन बनाए कि भाई डिफॉरेस्टेशन को कम किया जाए, बट इनका एनफोर्समेंट उतना अच्छा नहीं रहा। 2023 में प्रेसिडेंट बनते हैं लूला दा सिल्वा और इन्होंने डिफॉरेस्टेशन के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, इन्होंने कमियों को समझा और उनका ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन भी किया और प्रेजेंट टाइम में 50% तक हमने इसको कम कर लिया है, यानी कि बहुत अच्छा प्रयास था। फिर ये डिफॉरेस्ट यानी कि फिर ये डिग्रेडेशन होना चालू कहां से हुआ? एक्चुअली में जिन फॉरेस्ट को काटा गया था वहां पर ग्रासलैंड एरिया आना स्टार्ट हुए, यानी कि वहां पर सवाना ग्रासलैंड बनना चालू हुआ। सवाना ग्रासलैंड की एक विशेषता ये होती है कि एक्चुअली में एक मौसम विशेष में, यानी कि जब सॉलिस्टिक की कंडीशन होती है तो ये सूखते हैं और इनके सूखने के कारण इनमें लगती है आग, और इसको कहा जाता है क्या? फॉरेस्ट फायर। सो यहां पर याद रखो कि सबसे पहले तो वाइल्ड फायर और ड्रॉट ये एक कंडीशन पैदा हुई, यानी कि किनारे की आग पहले से नम रही जो अंदरूनी हिस्से हैं यहां तक फैल गई, यानी कि जहां पर ये सवाना ग्रासलैंड एरिया थे वहां से ये आग अमेजोन की ओर फैली और अमेजोन के एक बहुत बड़े एरिया को इन्होंने नष्ट कर दिया, यानी कि वही कार्बन डाइऑक्साइड इससे फॉर्म हुई। सिलेक्टिव लॉगिंग, यानी कि कई जगह पर जो हीट स्ट्रेस थी और साथ में जो डेसिकेशन था ये देखने के लिए मिला। हीट स्ट्रेस की यदि हम बात करें, यानी कि ट्रीज में जब फोटोसिंथेसिस कम होता है या फिर जब किसी एरिया में यदि ट्रीज ज्यादा होते हैं ये फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेंगे, यानी कि वातावरण एटमॉस्फेयर में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ये इनहेल करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करना दैट मींस ग्रीन हाउस इफेक्ट को नियंत्रित करना या फिर इसको नियत करना। और जब यहां पर ट्रीज की संख्या कम हो जाएगी, वेजिटेशन कम हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस कम होगा, इसके कारण जो एवरेज टेम्परेचर है ये ऊपर बढ़ेगा, यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये घटने लगती है। अब यहां पर याद रखो कि अध्ययनों में ये पता चला है कि ये जो डिग्रेडेड अमेजोन है इससे प्रभावित क्षेत्र में अब जो CO2 एब्जॉर्बिशन है ये कम हो रहा है, ये भी प्रभावित हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? और ऐसा नहीं कि भाई बस इतना ही इफेक्ट है, यानी कि ये क्या है? ये डिग्रेडेड होने के कारण है। अब ये डिग्रेडेड हो रहा है तो इसका ग्लोबल इंपैक्ट ये है कि क्लाइमेट चेंज को ये ट्रिगर कर रहा है और जितने भी अदर इंपैक्ट हैं उनको ये एनहांस कर रहा है। जैसे स्ट्रॉन्ग एल नीनो वर्षों के दौरान यहां पर तापमान अभी भी आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि मई माह चल रहा है और मई माह में ही आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने के लिए मिल रहा है। इसका एक इफेक्ट क्या है कि इस बार सुपर एल नीनो आ रहा है। सुपर एल नीनो और लानीना का डायरेक्ट कनेक्शन अमेजोन रेन फॉरेस्ट से है, बिकॉज कि यही तो डिसाइड करता है ना कि पैसिफिक ओशन में जो तापमान है ये किस प्रकार से रहेगा, ईस्टर्न का ज्यादा रहेगा, वेस्टर्न का ज्यादा रहेगा, ये तमाम प्रकार की सिनेरियो। ड्रॉट को ये जन्म देता है यदि हम भारत में देखें, यानी कि जो एल नीनो और लानीना है ये लोकल एरिया में फॉर्म होने वाली एक कंडीशन है, बट इसका इंपैक्ट ग्लोबली होता है और 30 to 50% ऑफ रेनफॉल डेफिसिट बड़े पैमाने पर जो ट्री मोलाइट्री है ना इसको ट्रिगर करता है। अलग अलग एरिया में फायर के केसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे और साइंटिस्ट इसको नाम देते हैं टिपिंग पॉइंट, यानी कि वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि यदि अमेजोन का 20 to 25% एरिया नष्ट हो गया तो पूरा जो बायोम है ये अपरिवर्तनीय टिपिंग पॉइंट से गुजर सकता है। रेनफॉल साइकिल ढह सकती है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, जो फॉरेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन है ये बढ़ सकता है, यानी कि यदि इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो अमेजोन अपने टिपिंग पॉइंट पर आ जाएंगे और अमेजोन का टिपिंग पॉइंट पर आना दैट मींस एक ग्लोबल क्राइसिस को जन्म देना। यह भी एक प्रकार का कैस्केडिंग इंपैक्ट है, इससे बायोडायवर्सिटी लॉस होगा। अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन स्पीशीज एक्सटिंक्शन के खतरे में अभी वर्तमान में है। अमेजोन में सभी ज्ञात स्पीशीज का 10% यहां पर रहता है, मतलब कि बड़े पैमाने पर बायोडायवर्सिटी लॉस। इंडिजीनियस ट्राइब्स भी यहां पर रहती हैं, 400 से ज्यादा जो इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं ये यहां से डिस्प्लेस हो सकती हैं क्योंकि इनके लिए दूसरा एरिया तो है नहीं, सो इनके जीवन के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। ग्लोबल क्लाइमेट कमजोर हो सकता है, कार्बन सिंक इज अ ग्लोबल इंपैक्ट। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, यदि ये अपलोड हुआ हो तो आपने वहां पर देखा होगा कि हिमालयन रीजन में जो अरुणाचल प्रदेश है यहां पर मौजूद ग्लेशियर के पिघलने के कारण ग्लेशियर लेक आउटवर्स फ्लड फॉर्म हो रही हैं,
यानी कि ग्लेशियर के तेजी से पिघलने का एक जो मेन कारण है ये कार्बन सिंक, सॉरी ब्लैक कार्बन को भी मैंने बताया था। ये ब्लैक कार्बन ओरिजिन का मेन पॉइंट भी यहीं से होता है कि भाई डिफॉरेस्टेशन यदि हो रहा है या फिर जब वाइल्ड फायर हो रहा है तो वाइल्ड फायर से भी तो जो ब्लैक कार्बन है ये जनरेट हो रहा है और ये जाकर जमता है कहां पर, ग्लेशियर पर, जो टॉप नॉच एरिया में ग्लेशियर है वहां पर। सो ये डीग्लेशियलाइजेशन को भी तो बढ़ाता है, इसके कारण ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का भी तो संबंध आएगा। सो एवरीथिंग इज विल बी कनेक्टेड ऑन दी ज्योग्राफी एंड साथ में एनवायरमेंट इकोलॉजी। एग्रीकल्चर एंड रेनफॉल का पैटर्न तो ऑलरेडी बदला ही है और इसके कारण यदि बदलेगा तो फूड सिक्योरिटी भी विभिन्न देशों की खतरे में आ सकती है। इसके लिए रेड प्लस यानी कि REDD प्लस, ये वनों की कटाई और वन क्षरण से जो उत्सर्जन है इसको कम करना इसका मेन उद्देश्य रहता है। और डेटा सिस्टम ये रियल टाइम सैटेलाइट मॉनिटरिंग करता है, इसके लिए याद रखिएगा। यूपीएससी और साथ में यूपीएससी में इंडिया के पर्सपेक्टिव से और अमेजोन के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, एक तो जो रिफॉरेस्टेशन है वो करना चाहिए, यानी कि 2050 तक इंडिजीनियस लेड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के माध्यम से 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पुनर्स्थापित करें, ये प्रयास। क्लाइमेट फाइनेंस करना चाहिए, यानी कि डेवलप नेशन को $100 बिलियन पर ईयर ग्रीन क्लाइमेट फंड कमिटमेंट का ये सम्मान करना चाहिए, जो कि नहीं हो पाया है। और टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल जो कॉपरेशन है इसको बढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि ये सिर्फ जंगल की कहानी नहीं है, ये अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम के कोलैप्स होने की वार्निंग है। यानी कि अर्थ का जो क्लाइमेट है यदि इसको सस्टेन कराना है तो इसके लिए जितने भी रेन फॉरेस्ट हैं उनको बचाना होगा और उनके लिए एक सतर्कता के साथ हमें प्रयास करना होगा, ये बात इसमें बताई गई है। इसका उपयोग आप डायरेक्टली अपने यूपीएससी के आंसर राइटिंग में यदि करते हैं तो आपका जो आंसर है ये 1 स्टेप अहेड जा सकता है। साथ ही साथ याद रखिएगा इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल से, जिसका नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी बैच से ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कर सकते हैं और तमाम प्रकार के बैचेस की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।